हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने आर.एच. भिटिकर द्वारा दी गई 5 जगत प्रणाली के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी 5 जगत प्रणाली के एक एक जगत को और अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आर.एच. भिटिकर द्वारा दी गई 5 जगत प्रणाली कौन कौन सी हैं अपनी? मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप, जंतु या एनिमेलिया। तो आज हम पहला जगत यानी कि मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो आज का टॉपिक है हमारा मोनेरा जगत। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। आज हम मोनेरा जगत को पढ़ेंगे। अब मोनेरा जगत में मैंने पिछली वीडियो में आपको 5 पॉइंट लिखाए थे, तो अब यहाँ दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ उनके एग्जाम्पलों को अच्छे से डिटेल पढ़ना है, उनके बारे में पढ़ना है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ मैं रिपीट करूँ उनको, जो 5 लाइनें मैंने लिखाई थी आपको पिछली वीडियो में, तो मैं आपको उन 5 लाइनों को रिपीट करूँ कि मोनेरा जगत जो है आपके, इनमें क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। इस जगत के जीव हर जगह विद्यमान है, ये भी मालूम है हमें। इस जगत के जीव हर जगह यानी कि जल, थल और वायु में, और इन जीवों की संख्या पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। इनमें कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन में पेप्टिडोग्लाइकॉन ना हो तो आपको सेल्यूलोज दिया होगा, तो आप सेल्यूलोज भी लगा सकते हैं, क्योंकि सेल्यूलोज के अंदर ही यानी कि सेल्यूलोज या फिर पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है आपके लिए। तो 5 पॉइंट मुझे यहाँ दोबारा लिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे इसके एग्जाम्पलों के बारे में पढ़ना है आज। ओके, देखो, और मोनेरा जगत को थोड़ा सरल करने के लिए मोनेरा जगत को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस। मोनेरा जगत को थोड़ा सरल करने के लिए हमने इसे 4 भागों में डिवाइड किया। जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटिस। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, जीवाणु, सबसे पहले हमने लिया जीवाणु। बैक्टीरिया, तो जीवाणु, बैक्टीरिया। तो देखो, जीवाणु की सर्वप्रथम खोज हॉलैंड के निवासी ल्यूवेनहॉक ने की थी, और वो भी कब की थी? उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से दांतों की खुरचन यानी कि मेल में उसे सर्वप्रथम उन्होंने देखा। तो हम लिखेंगे यहाँ जीवाणु की जो खोज ल्यूवेनहॉक ने की। ल्यूवेनहॉक ने, ये कहाँ के थे और कब की थी? 1683 में। ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड के निवासी थे ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1683 में अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से सर्वप्रथम जीवाणु को देखा, यानी कि जीवाणु कोशिका को देखा था। ओके, जीवाणु की खोज बैक्टीरियोलॉजी में, जीवाणुओं का अध्ययन
बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। अब ये में जीवाणु में और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और जीवाणुओं की संख्या काफ़ी है, कई सारे जीवाणु हैं, लेकिन हमें एग्जाम में जो पूछे गए हैं रिसेंटली अभी, तो उन वाले जीवाणुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको 2 जीवाणुओं के बारे में बता रहा हूँ जो कि अभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो देखो ये मैं हटा देता हूँ। देखो पहला मैं जीवाणु ले रहा हूँ ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु तो देखो ये जीवाणु जो है, ई कोलाई जीवाणु के बारे में बताऊं, इससे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहली बात तो ये कि ई कोलाई जो जीवाणु है वो मानव के शरीर में पाया जाता है। अब मानव के शरीर में पाया जाता है तो आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है कि मानव के शरीर में किस जगह पाया जा सकता है। आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे। एक तो मानव शरीर में अगर ऑप्शन आएगा तो आएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत में। अगर सबसे बड़ी आंत ना हो ऑप्शन में तो आपको आएगा सबसे बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग जो होता है, जब हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, तो उसमें आएगा बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का भी बड़ा भाग होता है कॉलन, यानी कि छोटी आंत भी 3 भागों में बटी होती है और बड़ी आंत भी 3 भागों में डिवाइड होती है। तो मैं बताऊंगा शरीर की बड़ी आंत के बड़े भाग कॉलन में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसका मेन काम क्या है? बचे हुए अवशिष्ट भोजन को सड़ा गलाकर शरीर से बाहर निकालना। दूसरा पॉइंट, इसे मानव मित्र भी कहा जाता है। यह जीवाणु विटामिन के का संश्लेषण करता है। संश्लेषण करता है। इस जीवाणु के नाभिक से mRNA साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य में नहीं जाता है। तो देखो इससे अच्छे से समझे हम, एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। सबसे वाला क्वेश्चन है कि ई कोलाई जीवाणु मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो आपका पहला पहला आंसर होगा बड़ी आंत में। अगर ऑप्शन में बड़ी आंत नहीं आएगा तो बड़ी आंत का ही बड़ा भाग होता है कॉलन भाग होता है बड़ी आंत का, तो वहाँ ये पाया जाता है।
पहला पॉइंट। दूसरा, इसका मेन जो काम है, करता क्या ये आपका जो भोजन होता है, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, तो उस भोजन को ये सड़ा गला कर शरीर से बाहर निष्कासन करने में सहायता करता है। इसके बाद यह जीवाणु, सॉरी इधर से दिख नहीं रहा हो, यह जीवाणु विटामिन के का संश्लेषण करता है। ओके। दूसरा, इस जीवाणु के नाभिक से mRNA साइटोप्लाज्म जीव द्रव में नहीं जाता है। अब आपको ये पॉइंट थोड़ा ऑड लग रहा होगा, इसमें दिक्कत देखो मैं क्या बताऊं। अब ये नाभिक वर्ड आ गया, mRNA आ गया और साइटोप्लाज्म आ गया। ये आपका पहली बात तो ये एकदम सेम, ये जो क्वेश्चन है आपका व्यापक में पूछा गया है। अब ये है क्या वो बताऊं कि देखो, आप जब सेल पढ़ोगे कोशिका, तो आपको कोशिका में ये जो बाहर का आवरण होता है, इसे अपन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर होगा केंद्रक। अब कहानी क्या होती है, इसके अंदर जो जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म या जीव द्रव, इसे जीवित द्रव भी बोलते हैं। और ये केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भरा हुआ भाग जो तरल पदार्थ होता है वो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म या जीव द्रव, ये न्यूक्लिक अम्ल। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ mRNA का निर्माण होता है केंद्रक के अंदर। अब ये जो mRNA जो है ना वो साइटोप्लाज्म में नहीं आता है, तो बोलते हैं कि ऐसा जीव जिसमें नाभिक से mRNA साइटोप्लाज्म में नहीं आता है, वो कौन सा जीव है? ई कोलाई। मानव मित्र जीवाणु कौन सा है? तो आप बोलोगे ई कोलाई। तो ये हमारे ई कोलाई के द्वारा ये जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे ये सारे मोस्ट क्वेश्चन है। ई कोलाई बहुत पूछा जाता है। दो ही जीवाणु हैं जिन्होंने 2017 के समय जितने भी एग्जाम हुए थे व्यापम के, उनमें धमाल मचा दिया। ई कोलाई जीवाणु और एक है राइजोबियम जीवाणु। इसके बाद अभी पढ़ेंगे हम लास्ट में राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, एक जीवाणु हमने ये पढ़ लिया, ये आप स्क्रीनशॉट करो, दूसरा अपन पढ़ते हैं। चलो देखो, लैक्टेस बेसिलस जीवाणु। ठीक है, याद रखना अभी हम ये जीवाणु में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये वाले भाग में। तो दो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बस, केवल जो एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। एक हमने वो पढ़ लिया ई कोलाई, दूसरा हमने पढ़ रहे हैं अब लैक्टिस बेसिलस जीवाणु। ये आपने कभी सुना होगा अच्छे से। इसका क्या है देखो मैं बताऊं, ये दूध में पाया जाता है। दूध में जब दूध से दही बनता है ना, जब इसकी मेन भूमिका होती है। ये क्या करता है, दूध के अंदर, मैं आपको ऐसे बताऊं, ये आपका दूध, ये दूध भरा है, ये इसमें दूध है। और दूध में देखो दो चीज़ें होती हैं, ये आपका दूध, दूध में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा, और केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। आपके लिए दो क्वेश्चन तो ये रेडी हो गए। दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है? फैक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, ये सब जो भी है शर्करा है, तो आप बता सकते हो लैक्टोज शर्करा। प्रोटीन पूछी जाएगी आपसे तो केसिन प्रोटीन। अब इसका क्या काम है और ये दूध से दही कब बनता है? देखो, लैक्टिस बेसिलस जो जीवाणु है वो आपका लैक्टोज शर्करा से किण्वन करता है। किण्वन करके ये बनाता है आपका क्या?
लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ये जो है आपका लैक्टोज शर्करा जो है, सॉरी लैक्टिस बैसिलस जीवाणु जो है वो लैक्टोज शर्करा से किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्लियर लाइन। अब ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है, ये केसिन प्रोटीन को जमा देता है, जिससे आपका दही बन जाता है। बना दिया, उसके बाद से ये आपका दही बन जाता है। एक बार फिर प्रोसेस समझो अच्छे से। लैक्टिस बैसिलस जीवाणु जो है वो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा से किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन को जमा देता है, जिससे अपना दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दूध से दही बनने की क्रिया एक रासायनिक क्रिया है ना। तो ये इसके बारे में हमें बस इतना ही पढ़ना है। आपसे इतना ही पूछ ले कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो लैक्टिस बैसिलस जीवाणु पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी शर्करा पाई जाती है, आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, स्क्रीनशॉट करो, आगे पढ़ते हम। चलो देखो, देखो अब दूसरा हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो देखो आर्की बैक्टीरिया, आपसे इससे 2 क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में यही बनेंगे। आर्की बैक्टीरिया सर्वप्रथम पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में गिना जाता है, इसलिए इनको प्राचीनतम जीवाश्म जीव के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम पाए जाने वाले जीवों का श्रेय प्राप्त है। इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। बस इसके 2 उदाहरण हैं। हेमोफिलस मैथिनोजन मैथिनोजन, ये इसके 2 उदाहरण हैं, हेमोफिलस और मैथिनोजन। अब हेमोफिलस और मैथिनोजन के बारे में हमें पढ़ना है। तो हेमोफिलस जो है आपका, ये अतिलवणीय जीवाणु है। कैसा है? अतिलवणीय जीवाणु है। ये अधिक मतलब खारे पानी में जीवित रह सकता है। और आपने हेमोफिलस का नाम नहीं सुना, मैं बताऊं। आपने जब जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ा होगा, कुकर खांसी या काली खांसी जैसे बोलते हैं हम, तो वो इसी जीवाणु के कारण होती है। ठीक है। और मैथिनोजन जीवाणु की बात करें, जो जुगाली करते हैं, जो पशु होते हैं, उनके गोबर में पाया जाता है मैथिनोजन, जो कि मीथेन गैस को मतलब उत्पन्न यानी कि हाँ उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो इन दोनों के बारे में हम 2 बातें लिखेंगे। देखो हेमोफिलस और मैथिनोजन के बारे में लिखेंगे। हेमोफिलस
फिलस। यह अति लवणीय जीवाणु है। यह अति लवणीय जीवाणु है। इसके द्वारा काली खांसी, कुकर खांसी होती है। दूसरा था हमारा मेथिनोजन। यह जीवाणु गोबर में पाया जाता है, यानी कि जो जुगाली करते हैं पशु उनके अंदर, तो यह गोबर में पाया जाता है। यह मीथेन गैस उत्पन्न करने में सहायक है। अब मीथेन गैस नाम आ गया हो तो मीथेन गैस के बारे में बताऊं। देखो पहले तो ये 2 पॉइंट है आपके। हेमोफिलस, हेमोफिलस लिखा है, यह अति लवणीय जीवाणु है। इसके द्वारा काली खांसी, कुकर खांसी होती है। दूसरा है आपका मेथिनोजन जीवाणु। यह जीवाणु गोबर गैस में पाया जाता है। यह मीथेन गैस उत्पन्न करने में सहायक है। अब मीथेन गैस के बारे में बताऊं आपको थोड़ा सा, वैसे ही यह नाम आ गया तो मीथेन गैस को हम क्या बोल सकते हैं, गोबर गैस या मार्स गैस। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। एक क्वेश्चन और आया था, अगर मीथेन गैस को जलाया जाए तो क्या प्राप्त होगा। मीथेन गैस को जलाने पर आपको CO2 प्लस जल प्राप्त होता है। ये MP पुलिस का क्वेश्चन है। मीथेन गैस को जलाने पर, यह भी हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पढ़ेंगे जब बताएंगे, लेकिन यह नाम आया तो मैंने बता दिया। गोबर गैस, मार्स गैस, इसको बोला जाता है मीथेन गैस को। इसे जलाने पर CO2 प्लस जल प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन और आता है कि धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो मीथेन गैस ही पाई जाती है। ओके, तो ये हमारे आर्की बैक्टीरिया हो गया। अब बचा हमारा साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट करें हम। वो साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, इसको बोल सकते हैं हम नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। देखो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब आप सोचोगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो सिर्फ पादपों में ही होती है, लेकिन पादपों में लवक यानी कि क्लोरोफिल जो पाया जाता है उस कारण हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो आप सोचोगे इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तो क्लोरोफिल पाया जाता होगा। तो इनका जो क्लोरोफिल है वो पादप के क्लोरोफिल से बिल्कुल भिन्न है, यानी कि अलग होता है। बट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ जीव यानी कुछ जीवाणु करते हैं। इनमें जो क्लोरोफिल है वो बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है, टीरियो
क्लोरोफिल, बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ए पाया जाता है। पूछ सकता है कि कौन सा क्लोरोफिल, बैक्टीरिया क्लोरोफिल। अगर ये नहीं आए तो आप बोल सकते हैं क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब नीलहरे शैवाल जो हैं आपके, ये उदाहरण कौन कौन से आते हैं इसमें, देखो माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, नॉस्टेक, टॉक, एनाबीना, एनाबीना। ये आपके 3 एग्जाम्पल है, माइक्रोप्लाज्मा, नॉस्टेक और एनाबीना। अब हमें इन तीनों में से सिर्फ माइक्रोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना है, ना कि इन दोनों को। इन दोनों को बस सिर्फ याद रखना है कि हाँ ये जीवाणु है, ठीक है। ये और भी आगे चलेंगे, जब मिलेंगे, जब इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेंगे। तो अभी हम इसे माइक्रोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। देखो माइक्रोप्लाज्मा में क्या है। माइक्रोप्लाज्मा नहीं, ये चल रहा साइनोबैक्टीरिया। तो माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा का नाम आते ही आपके माइंड में आया होगा, ये भी कोशिका से रिलेटेड, कि सबसे छोटी जो कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा है। यह एक जीवाणु कोशिका थी। कैसी कोशिका? ये एक जीवाणु कोशिका है। तो आप लिख सकते हो यह एक जीवाणु या एक सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका है। इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। अब मैंने आपको एक बताया था, मोनेरा जगत में कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लेकिन ये एक माइक्रोप्लाज्मा है जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पर्सनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है, तो ये हमारे माइंड में आता ही नहीं है कि माइक्रोप्लाज्मा तो मोनेरा जगत के अंतर्गत है, तो फिर कोशिका भित्ति तो कंपलसरी होगी, लेकिन कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। तो लिखेंगे हम कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यह O2 बिना यानी ऑक्सीजन बिना श्वसन कर सकता है, इतनी सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसे PPLO के नाम से भी जाना जाता है, इसे PPLO के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका माइक्रोप्लाज्मा हो गया, आप एक बार पढ़ लो। यह एक सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यह O2 बिना श्वसन कर सकता है। इसे PPLO के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया अपना माइक्रोप्लाज्मा और कंप्लीट हो गया माइक्रोप्लाज्मा। इसमें सिर्फ हमें केवल एक लाइन याद रखना है, कोई एग्जाम्पल भी याद नहीं रखना है। मैं यही लिखा देता हूँ, यही बता देता हूँ। एक्टिनोमाइसिटीज जो है आपका, इसे कवक सम जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर है ना, वो कुछ जीवाणु के भी हैं और कुछ कवक के हैं, इसलिए इनको कवक सम जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है। तो बस केवल एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में सिर्फ हमें केवल एक लाइन यही लिखना है, इसे कवक सम जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है। जीवाणु भी कहा जाता है,
बस। तो हमने जीवाणु पढ़ा, आर्कीबैक्टीरिया पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ा, यानी कि मोनेरा जगत को भी हमने क्या सरल करने के लिए, आप चाहो ये सारी चीज़ें ना लिखते हुए डायरेक्ट माइक्रोप्लाज्मा के बारे में पढ़ो, जीवाणु के बारे में पढ़ो, एनाबीना, जो भी ये सब सारी चीज़ें पढ़ो, लेकिन हमने थोड़ा इनको डिवाइड करके अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि दो दो लाइन हमें इनके बारे में मिल गई। अब यहाँ से आगे आप करोड़ों जीवाणुओं के बारे में पढ़ो, लाखों के बारे में पढ़ो, कुछ भी जो भी जीवाणु मिले आपको एग्जाम में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हम अन्य एग्जाम्पल डाल के और जीवाणुओं के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम और एक्स्ट्रा ना पढ़ते हुए सिर्फ जो एग्जाम में आए उन जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। एक जीवाणु जिसने अच्छी तरीके से धमाल मचाया था, जो कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चनों में मैंने उसे देखा है, राइजोबियम जीवाणु। तो वो देखेंगे हम राइजोबियम जीवाणु क्या है। इसे आप अलग से एक्स्ट्रा डाल के लिखना, ये पूरा चैप्टर एक तरफ और राइजोबियम एक तरफ, राइजोबियम जीवाणु। इसके बारे में बताऊं मैं, यह जीवाणु सहजीवी है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फलीदार पौधों की जड़ में स्थिरीकरण करता है, करण या फिक्स करता है, यानी कि जड़ों में पाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन आपको बस इतना ही पता है कि ये जीवाणु कैसा है, मृतोपजीवी है, सहजीवी है, परजीवी। इससे ही आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो व्यापम में आए वही क्लियर हो जाएंगे। बस उसमें इतना ही पूछा है कि राइजोबियम जीवाणु कैसा है, सहजीवी जीवाणु है। कैसा है? सहजीवी। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि ये जो जीवाणु है आपका किन पौधों में पाया जाता है, किन पादपों में? तो ये अधिकतर फलीदार पौधे, जितने भी दलहनी पौधे जो हैं उनकी जड़ों में ये पाया जाता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फलीदार पौधों की जड़ में स्थिरीकरण करता है। और इस जैविक क्रिया को, यानी कि जो ये करता है प्रोसेस, इस जैविक क्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण कहा जाता है। तो याद रखना, दोनों वर्डों में अंतर है। अगर ये बोलता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जड़ों में मतलब फिक्स करने की स्थिति को क्या बोलते हैं? स्थिरीकरण। और इस पूरी जैविक क्रिया को क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। और एक चीज और, जो आपके पादप हैं ये नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्राइड के रूप में ग्रहण करते हैं। ओके। फलीदार पौधों को हम क्या बोलते हैं? यहाँ लिख दूं, फलीदार पौधों को हम बोलते हैं लैंग्यूपादाप। इनके अंदर कौन सी लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इनके फलीदार पौधों के अंदर क्या पाई है? लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। फलीदार पौधों क्या बोलते हैं? लैंग्यूपादाप बोलते हैं। और इनके अंदर कौन सी हीमोग्लोबिन पाई जाती है? लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है।
तो ये आपका राइजोबियम कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा मोनेरा जगत कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो आपका जगत है वो आपका प्रोटेस्टा जगत, जो कि आपका बहुत बड़ा है और सबसे मोस्ट है ना। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आप प्रोटेस्टा जगत पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।